श्री केसी त्यागी, त्यागी आप कह रहे हैं आपका नाम इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नोट हियर सर त्यागी साहब केसी त्यागी। देखो देखेगा देखेगा, इधर देखिए, पहले दिया तो देखेगा ना। सुनो, आधा घंटे के बाद ये तो नाम एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा, वो तो रूल के चेयरमैन है। पहले दिया तो ना होना पड़ेगा, देखेगा पहले दिन से है। अच्छा हम देखेगा, सेक्रेटरी देखिए देखेगा। आई विल सी, सिट डाउन। केसी त्यागू उपाध्यक्ष महोदय, हाँ, मैं आपका नाम नहीं है, नहीं मिला। नो नो, आई कैन नॉट वायलेट द रूल, सिट डाउन। एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक। नो नो, सिट डाउन, सिट डाउन। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बोलिए। और मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही हुई एक बात से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अटल जी ने कहा विद इन कोट, हमारी सही संस्कृति सहिष्णुता पर कायम है। भारत सारे विश्व की चिंता करने वाले, सारे ब्रह्मांड की चिंता करने वाले देशों में से एक है। मैं इससे शुरू करना चाहता हूं। भाई तरुण विजय जी बता रहे थे अभी, वो प्रसंग 1978 का है। वहाँ के जो इजराइल के रक्षा मंत्री थे, बहुत बदनाम मोशे दायान, एक आंख वाले, वो 1978 में आए थे जब मुरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री थे। और एमजे अकबर ने जो इंटरव्यू में कहा है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि मुरारजी भाई ने कहा कि हमारे यहाँ फिलिस्तीन के लिए इतनी हमदर्दी है कि अगर उन्हें पता लगे कि मैं आपसे मिल रहा हूं तो हिंदुस्तानी मेरा गला दबा देंगे। 1974 श्री अटल बिहारी वाजपेयी टू एमजे अकबर इन संडे मैगजीन। एक जमाना वो था कि इजराइल की तारीफ करना इस मुल्क में गुनाह माना जाता था। सुषमा जी की एक सप्ताह की जो अनुपस्थिति है, जो शरद यादव जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, उसने बहुत सारी गलतफहमियों को और बहुत सारे विवादों को जन्म दे दिया। मैं जो फॉरेन सेक्रेटरी उनके स्पोक्समैन है अकरुद्दीन साहब, उनका बयान पढ़ के सुनाता हूं। इन इंडिया इज अलार्म्ड एट द क्रॉस बॉर्डर provocation resulting from rocket attack against targets in the parts of the Israel। ये हमारी विदेश नीति नहीं थी। तरुण भाई बुरा मत मानिए, हम और आप जो हैं 50 साल इन्हीं के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन विदेश नीति के बारे में ये 1950 और 60 की जनसंघ की नीति हो सकती है या हमारी संसोपा की हो सकती है। ये आज के एनडीए की और आज की सरकार की नीति नहीं हो सकती। मैं चीन से आ रहा हूं लौट करके, उपराष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में उन्होंने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है। आपको पता है मेरी राय डोमेस्टिक लेवल पे उनके विरोध में है, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो चीन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान जब इस तरह से बिहेव करेगा, और प्रधानमंत्री यहीं बैठ करके कह के गए थे कि हम बहुमत में हैं लेकिन आपसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे। आज आप इजराइल को और फिलिस्तीन को कैसे इक्वेट कर सकते हैं? दूसरा, सुषमा जी, मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूं कि आपकी गैर हाजिरी में क्या क्या खराब काम हुए। जो एक आपके मंत्री ने नाम लेना ठीक नहीं होगा, उन्होंने कहा डोमेस्टिक पॉलिसी शुड नॉट इफेक्ट आवर फॉरेन पॉलिसी, जबकि विदेश नीति की जो ABCD है वो ये है कि विदेश नीति देश के हितों के खूंटे से बंधी हुई होती है। हमारे राष्ट्रहित क्या है? आज 80 लाख आदमी इराक के अंदर हैं रोजी रोटी की तलाश में, सभी धर्मों के, सभी इलाकों के। और कितनी मुश्किल आई होगी सुषमा बहन को वहां से लोगों को निकालने में। हालांकि उसमें जो मलयाली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यापार में लगे लोग हैं, उनका भी डिप्लोमेटिक जो इनके कार्य थे उसमें योगदान रहा। और अगर कोई बहुत ऐसी सरकार होती जो प्रो वेस्ट इंडिया होती या प्रो इजराइल होती, प्रो फिलिस्तीन होती, तो शायद इतनी दिक्कत आपको अपने लोगों के वहां से निकालने में ना आती। दूसरा, आपके मंत्री महोदय का बयान है, इंडिया हैज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद बोथ द कंट्रीज एंड ही अगेन सेज अपोजिशन फॉर ट्रीटिंग इशू एज एन इशू ऑफ द माइनॉरिटी इन इंडिया। शेम अगर कोई भी ऐसी बात कहता है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का ध्यान रख करके कोई नहीं कह रहा आपसे। अगर
आपके मंत्री का बयान है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं जानबूझ करके, श्री नायडू साहिब, इट इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सिंह, मैं लेना नहीं चाहता था। तो अगर हम फिलिस्तीनियों के पक्ष में और इजराइल की दादागिरी के खिलाफ आपसे बात करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान को खुश करने के लिए नहीं है वो, ये हमारे देश की स्थापित नीति है। और मुझको याद है एक स्टेटमेंट, बट आई एम नॉट हिल्डिंग माय गुड फ्रेंड, प्लीज। ये 1991 में नरसिंह राव जी थे प्रधानमंत्री और कश्मीर को लेकर के जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी और भारतीय जनसंघ के नेताओं के कश्मीर के बारे में जो विचार हैं, मैं उसको आलोचना के तौर पे नहीं कहना चाहता हूं, सर्वविदित हैं, लेकिन नरसिंह राव ने कश्मीर पर हिंदुस्तान के विचार व्यक्त करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। ये थी हमारी विदेश नीति। 1962 में चीन का और हमारा झगड़ा हुआ। प्लीज भाई, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, आई एम सॉरी। 1962 में चीन का हिंदुस्तान का सीमा संघर्ष जब हुआ, ये हमारी विदेश नीति का ही कमाल था। More information. In 1988, when the UN General Assembly had met, the visa was not given to the Palestinian delegation, including Yasser Arafat. The session was shifted to Geneva. Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India. Atal Bihari Vajpayee ji and I were sent to Geneva on the special session on Palestine. 1962 में चीन का आपका विवाद था, वो थी विदेश नीति जो हमारी आजादी के, ठीक कह रहे थे हमारे अगली पंक्ति में बैठे हुए साथी, वो हमने आजादी के आंदोलन के दौरान ग्रहण की थी। उसमें सोवियत यूनियन ने चाइना का पक्ष नहीं लिया था। 65 और 71 की इंडो पाक वार के दौरान आधे से ज्यादा मुस्लिम कंट्री थे जो हिंदुस्तान के साथ खड़े थे और पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े थे। वो थी जवाहरलाल की विदेश नीति, वो थी महात्मा गांधी की आजादी के आंदोलन में इकट्ठा की हुई हमारी विरासत। मुझे अफसोस है, आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं सुषमा बहन से कहना चाहता हूं, बहन जी नहीं, आजकल सुषमा बहन हो गई है हमारी, इसलिए इनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम ऐसा एक प्रस्ताव यहां से हो जाए। बस। और आप इस कैबिनेट की सबसे वरिष्ठतम और सबसे काबिल मंत्रियों में से एक है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और यह परंपरा भी रही है। और यह भी गलत है मंत्री महोदय का कहना कि नहीं, कभी यहां ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव इराक को लेकर के संसद के अंदर पास हो चुका है। बस बैठिए, नहीं, ये ठीक नहीं है। इतना मेरा निवेदन जरूर है ठीक नहीं कि आप इजराइल और फिलिस्तीन को एक तराजू पे नहीं नापते। इजराइल का जन्म फिलिस्तीनियों के हितों के खिलाफ 80 लाख आदमी जो हैं आज बाहर निकले हुए हैं। श्री मोहम्मद आदि बाकी जेलों में बंद श्री मोहम्मद आदि, आप दोनों को ठीक है, ओके, बैठिए, आप बैठिए। मोहम्मद अदीब को बुलाया, मैं मोहम्मद अदीब को बुलाया। या बहुत बहुत शुक्रिया। जब ओके, ठीक है, फिलिस्तीन के दुख में साथ है, विदेश नीति बदली नहीं है। ओके, ऑलराइट, सिट डाउन, बोलो। यही बात हम कह रहे हैं। सिर्फ जल्दी। डिप्टी चेयरमैन साहब, जब सैकड़ों बच्चे मर गए, जब बेपनाह औरतें घर से उजड़ गईं, जब पूरी आबादी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और दुनिया चीख पड़ी, लंदन, पेरिस, जर्मनी, दुनिया के हर कोने में लोग निकलने लगे, तब इस सदन को ख्याल आया कि हम बात करें। या हो सकता है मजबूर होना पड़ा हो इस सरकार को। अफसोस ये है कि यह मुल्क जिसने हमेशा फिलिस्तीन की मदद की थी, बुनियाद पड़ने से, जैसा कहा हमारे एलओपी ने, गांधी जी से लेकर सन 47 में पहली बार रेजोल्यूशन के खिलाफ फिलिस्तीन बटेगा, यह हिंदुस्तान ने रेजोल्यूशन पास किया था। उसके बाद सबसे पहले 74 में सबसे पहले पीएलओ को हिंदुस्तान ने रिकग्नाइज किया था। 88 में उस स्टेट को हिंदुस्तान ने रिकग्नाइज किया था। लेकिन उसके बाद भी
इन सब बातों के बावजूद भी सरकार को ये ख्वाहिश क्यों, ये मैं समझ नहीं पाया। मेरी समझ से कासिर हूं मैं। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो और जिसने 2003 की एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर्ड किया हो फिलिस्तीन की हिमायत के लिए। मैं नहीं कहना चाहता कि औरों ने क्या किया, लेकिन इस सरकार ने, मैंने जब बीजेपी के अपने साथियों को सुना तो मुझे कुछ तकलीफ भी हुई, और ये तकलीफ कहीं और दूर तक गई। इसलिए मुझे ख्याल आया कि एक कर्नल पुरोहित साहब जेल में बंद हैं, और कर्नल पुरोहित साहब आतंकवाद के नाम से बंद हैं। करकरे ने जब उनके डिस्क को पकड़ा और वो रिकॉर्ड निकाला गया जो पब्लिक डोमेन में है, तो उसमें कहा गया कि इस्राइल के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो डिस्क पे पार्लियामेंट में लानी चाहिए। इसलिए कि कर्नल पुरोहित ने ये बात कही कि मैं इस्राइल के साथ ताल्लुकात पैदा कर रहा हूं, असलहा ले रहा हूं, इसलिए कि एक हिंदू राष्ट्र बनना है। जिस दिन इस हाउस में बहस हो रही थी उस वक्त इस्राइल का एम्बेसडर बीजेपी के ऑफिस में बैठा हुआ था। यानी कहीं कुछ और मामला है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। मैं समझता हूं कि बीजेपी को खुल के कहना चाहिए, नहीं तो ये क्या मसला है। जिस मुल्क की पॉलिसी ये रही हो, जिस मुल्क की पॉलिसी ये रही हो कि जब उसके पास कुछ नहीं था तो वो दुनिया का हाकिम था, आज सब कुछ है, ये मुल्क अमेरिका और इस्राइल का गुलाम बन के रह गया है। और ये चंद लोग हैं जिसका मैंने कहा इसका खाना बहुत दूर तक जाके मिलता है। वो डिस्क मौजूद है जिसमें कहा गया था, कर्नल पुरोहित ने ये कहा है जो करकरे ने डिस्क पकड़ी थी कि हम इस्राइल के साथ मामलात कर रहे हैं, हमको वहां से असलहा भी मिलेगा और हम एक हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद भी करेंगे। मुझको ये लगता है अगर सुषमा स्वराज साहिबा इतनी बेहतरीन मिनिस्टर हैं और बेहतरीन शख्सियत हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इस मुल्क की सियासत को इस तरफ मत ले जाइएगा जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो सीखा था, जिस मुल्क का ये ख्वाब देखा था, हमेशा ये मुल्क मिस्कीनों के साथ खड़ा रहा है। ये जंग नहीं है, ये ज़मीन पे कब्जे का मसला है। अगर कब्जे के मसले पर भी आप नहीं उठते, आप तसव्वुर कीजिए हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है जब हमारे को एहसास होता है कि हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो उस फिलिस्तीन पे जहां कब्जा हो गया वहां आवाज़ उठाने में आपको क्या परेशानी है? आपने 8 दिन ये इसको डिले करके एक गलत पैगाम दिया है। मैं समझता हूं शरद यादव जी ने जो बात कही थी वो गाइडलाइन है, वो एक पूरी सीधी रोशनी है कि अगर आपको इस मिल्क का हित चाहिए तो खुल के कहिए, ये पर्दादारी मत करिए। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसके लिए आपको बेचैनी है, जिसके लिए इस्राइल का सफ़ीर बीजेपी के दफ्तर में बैठता है और बीजेपी भी दफ्तर में उस दिन बैठता है जिस दिन इस पार्लियामेंट में कहा जाता है कि बहस हो। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं समझता हूँ कि वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जो एलओपी ने दिया है, और वो सजेशन जो सीताराम येचुरी जी ने दिया है उस पर भी इस हाउस को अमल करना चाहिए। और दोनों हाउसेज में, इस हाउस में और उस हाउस में, दोनों हाउसेज में इस पे बहस होके इस इसराइल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हो, उनसे हमारे तिजारती मामलात को ख़त्म किया जाए। इन अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, thank you. Now we are actually all names given and time is over. Now we are running out of time. There are 3 honorable members pressing me for two minutes. If the House allow, I will give them. Okay, that's fine. So 2 minutes. Hussain Dalwai, 2 minutes. 2 minutes. Yeah, 2 minutes. सर थैंक यू Then सर। Farida and then Atwale. जिसके ऊपर बात चली है गाजा पट्टी, सर No, only 3 more. No. Now it's all. सर गाजा पट्टी में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड वो एरिया है। वहाँ पूरा 15 लाख लोग 146 स्क्वायर मीटर में रहते हैं। वहाँ कहाँ भी बम्बारमेंट होगी तो लोग बेचारे मरते हैं। और आज जिस ढंग से बम्बारमेंट हो रही है, और वहाँ के प्रेसिडेंट इसराइल के ये कहते हैं कि ओबामा भी हमें बोले
तो भी ये बम्बारमेंट हम बंद नहीं करेंगे। इतनी दादागिरी चल रही है। 3 विद्यार्थी जो वहां से भगाए गए, किडनैप हुए, वो कैसे हुए वो भी, उसकी भी बहस होना बहुत जरूरी है। इस्राइल हमेशा वहां के लोग, खास करके नौजवान लोग, सेटलमेंट के लिए जमीन लेते हैं और लोगों को वहां से, इस्राइल अपना पैलेस्टीन लोगों को भगा छोड़ते हैं और इसकी वजह से हमेशा वहां झगड़ा होता है। आज ऐसी है कि हमारे पीएलओ साहब ने जो आंकड़े वाली दी, कितनी जमीन पहले इस्राइल के पास थी 1917 में, और आज की हालत क्या है, 95% उनके हाथ में जमीन है और खाली 5% में बेचारे पैलेस्टीन लोग रह रहे हैं, उनको जेल में रखा गया है। मैं वहां पीस मिशन में गया था, वहां की हकीकत देखते मुझे इतना बुरा लगा कि वहां की सारी बस्ती जेल में रही है। ऐसी स्थिति है, हर जगह वॉल बनाए हैं, हर जगह कहां से भी कहां जाना है, भाई में भी दुश्मनी करके रखी है, भाई को भाई नहीं मिल सकता, बच्चों को बच्चे नहीं मिल सकते, ऐसी स्थिति है। मेरे ख्याल से ये सारे सवाल ठीक ढंग से देखना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, इसकी बहस यहाँ हो गई। एक हमारे देश की परंपरा है, वो परंपरा छोड़ के हम जाएंगे तो गलत बात है। मैं हमारे दोस्तों को कहूंगा, गांधी जी नेहरू की परंपरा, उनका क्या, उनकी बात छोड़िए, वाजपेयी का दिल तो लीजिए, थोड़े उदार मतवादी हो जाइए, वाजपेयी जितने ही उदार मतवादी हो जाइए। और ये सवाल जो है, ये हिंदू मुसलमानों का सवाल नहीं है, आप इसको मुसलमानों का सवाल करके बिल्कुल मत देखिए, ये इंसानियत का सवाल है। और मैं एक मिनट मेरा कहना ऐसा है, मैं जिस विभाग से आया हूँ, टोकन से, वहां से बड़े पैमाने के ऊपर हमारे लोग वहां नौकरी के लिए, धंधे के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए गए हुए हैं। वहां से बड़े पैमाने पर, जैसा केरल आज उभर आया है, वैसा कोकण उभर आया। उसका कारण यह है, ये सब खत्म करने की बात हमने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस्राइल से आपका बिल्कुल कोई फायदा नहीं। इस्राइल एक छोटा देश है और वहां क्या विश्वास की बात करते हो? नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मिस्टर परिदा, अरे सुनो, बोलिए, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, only 2 minutes. Sir, thank you for allowing me to speak a few words on this important issue, sir. I must, first of all, I will remind my friends that India, since its independence, has been supporting the struggle of Palestinian people. We supported not only inside our country, we supported in UNO, in international forums, and everybody knows the Palestinian state which has been existing. It is not only the heroic struggle of the Palestinian people, it is due to the international support. Asia, Africa, Latin America, all these states and the national liberation movements, they stood behind the Palestinian people. And it is also known that since before the formation of Palestine, Israel has been opposing it, not only opposing it, from time to time, many aggressions from Israel's soil has taken place in these years. And it is well known in the international arena that Israel does not want a Palestinian state at its border. So this is not a new aggression, a new attack on the Palestinian people, sir. And India has been, since our Jawaharlal Nehru to Atal Bihari Vajpayee, and lately our present Prime Minister supported
the very existence of Palestine. So now I am astonished that how 6 days, 7 days have taken place to decide whether we will Okay. discuss this matter. Okay, 2 minutes हो गया. This, It is 2 minutes. To support to one, Okay. two friends are there, Okay, sir. fine. If one friend attacks another friend to kill him, Okay, it's should okay. we stand as a mute spectator that let the two friends Now please conclude. they 2 decide minutes. who will kill him? Okay, and please. naturally Thank you. the Sri Atwale. stronger one will kill the Okay. weaker one. But- So we Okay, must okay. support openly. Okay, thank you. And ask, बैठिए, ask Israel बैठिए. to stop the aggression Okay. immediately, sir. हाँ, Thank you. अतवाले जी सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट. थैंक यू सर। जल्दी बोलो. मुझे लगता है कि ये जो विषय है, विषय अपने हाउस को डिवाइड करने वाला विषय नहीं है। ये विषय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अपने देश की परंपरा, शांति की परंपरा है, बुद्धा की परंपरा है, और आज तक भारत ने जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का विरोध हुआ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाया है, उनके खिलाफ भारत रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी मतलब इस पैलेस्टाइन और इसराइल की इशू पर जहाँ मानवतावाद का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए उन्होंने उसका विरोध किया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई वहाँ 2 कंट्री बनाने के संबंध में भी कोई प्रस्ताव के बारे में विचार हो सकता है। अमेरिका अगर ये बोलता था इराक में कि पूरा आतंकवाद हमको खत्म करना है, तो अमेरिका क्या कर रही है? रशिया यूक्रेन के क्या कर रहे हैं? वहाँ मलेशिया के विमान में जो लोग जा रहे थे तो 299 उनको मतलब वहाँ का ख़त्म कर दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि भाई पैलेस्टाइन की जगह पर इसराइल ने कब्जा किया है। जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा किया है, उसी तरह उन्होंने कब्जा किया। इसीलिए मुझे लगता है कि इसराइल के साथ संबंध बिगाड़ने का विषय नहीं है। मुझे तो लगता है कि भाई इसराइल के पास जितना हथियार है उतना तो ले लो, ताकि वो युद्ध बंद करे। मतलब अगर हथियार मतलब तो इसीलिए मतलब हथियार की बात नहीं है, अपने देश की इकोनॉमी की बात है। इकोनॉमी की अपनी बात है, और ठीक बात है। 91 से इसराइल के साथ अपने संबंध अच्छे रही है। इसराइल एक कंट्री है, वहाँ का विवाद उनका है, लेकिन इसराइल कंट्री है, पैलेस्टाइन भी एक कंट्री है। इसलिए दोनों कंट्री के साथ अपने संबंध अच्छे थे, अच्छे भी रहना चाहिए। मगर अगर इसराइल अन्याय कर रहा है, तो इसीलिए भारत ने इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल को बोलना चाहिए कि मतलब हथियार बंद करने का विषय नहीं है। मगर इसीलिए मुझे लगता है कि सर ये विषय पर मतलब चर्चा इसके पहले होनी चाहिए थी। और ये विरोधी पक्ष वालों ने भी मतलब पहले दिन रेल बजट होता था तो दूसरे दिन ही चर्चा होती थी, लेकिन इनको हंगामा करने की आदत लग गई है। वो पहले हमको आदत थी, अभी इन लोगों को आदत लग गई है। और इसीलिए हाउस का टाइम बचाने का काम भी आप लोगों ने करना चाहिए। हम जो कर रहे थे वही अगर आप करोगे तो फिर हाउस नहीं चलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई हम सब लोगों ने या इसराइल कंट्री का विरोध नहीं करना है। इसराइल ने जो स्टैंड लिया है उस स्टैंड का विरोध अपने को करने का है। और इसीलिए मतलब यहाँ कोई मुसलमान और ये विषय नहीं है। तो इसीलिए मतलब 1917 में मतलब पैलेस्टाइन के जगह पर इसराइल का निर्माण करने का काम हुआ। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने 1948 में इस कंट्री को मान्यता दी, लेकिन जगह पैलेस्टाइन की है और वहाँ ज़्यादा लोग उधर लोग मतलब इसराइल के है। इसीलिए मैं इसराइल को भी बताना चाहता हूँ कि आप शांत रहो। और पूरे दुनिया ने मतलब जब मानवता का उल्लंघन होता है तब दुनिया ने उसके खिलाफ रहना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई लेकिन अगर ऐसा युद्ध ही करना है, अगर इसराइल अगर पैलेस्टाइन के साथ युद्ध कर रहा है तो एक दिन पाकिस्तान के साथ हमको युद्ध करना पड़ेगा। और इसीलिए मतलब पाकिस्तान अगर हमारा कश्मीर का एरिया अगर हमको नहीं दे देता है तो एक बार ऐसा भी करना पड़ेगा। लेकिन ठीक बात है, युद्ध की बात नहीं है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें भारत का युद्ध चाहिए। और इसीलिए मैं आपने मुझे टाइम दे दिया। धन्यवाद। जय भीम। 2 मिनट्स ओनली। लास्ट स्पीकर बोले। इसराइल की खुली जारहियत के हवाले से ऐवान में 2 घंटे से ज़ायद वक्त में बहस हो रही है। मैं अपनी जमात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो करारदाद यहाँ पेश हुई है लीडर ऑफ द अपोजिशन की जानिब से, उसकी भरपूर हिमायत करता हूँ। पार्टी स्पोकन। इसराइल का वजूद
तारीखी लिहाज से अरब दुनिया पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जुल्म की एक दास्तान जो साम्राज्यी ताकतों ने रकम की है, उसकी एक मिसाल। बड़ी तफसील के साथ यहाँ पे इसराइल के वजूद में आने और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के बारे में बात हुई। मैं उन बातों को यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर इस ऐवान में रखूँगा कि हमारे मुल्क की एक तारीख रही। इस मुल्क की क़यादत ने आज़ादी से पहले भी, जैसे गांधी जी का यहाँ हवाला दिया गया, और आज़ादी के बाद जालिम का साथ नहीं दिया, मजलूम का साथ दिया। और इसराइल जो है वो तो बैनुल अक़वामी सतह पे जुल्म का एक पैकर के तौर पे वजूद में रहा। जब कभी भी फ़लस्तीन के हुकूक के हवाले से बात हुई बैनुल अक़वामी सतह पे, हिंदुस्तानी क़यादत ने हमेशा मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की हिमायत की। मुझे दुख हो रहा था, यहाँ तो फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक की बात हो रही थी और उन पे होने वाला जो इस वक्त हमला हुआ है उसके हवाले से बात हो रही थी। हुक्मरान जमात के एक हमारे साथी यहाँ पे नमाज और जन्नत की बात कर रहे थे। मैं अपने आप पे तरस खा रहा था। हम इतने बड़े ऐवान में इस वक्त एक बड़े सियासी मसले की बात कर रहे हैं और वो यहाँ नमाज और जन्नत के हवाले से हमें वाज कर रहे हैं। वो यहाँ नमाज और जन्नत के हवाले से हमें बता रहे हैं। हम जानते हैं कि उनके जहन में क्या ये बात थी। क्या बात है? ये मुसलमान का मसला नहीं है। Now please, now ये मुसलमान का मसला नहीं है। ये तो जालिम और मजलूम का सवाल है इसमें। बस सही बात बोले। ओके। इसलिए आज आपके लिए आप ये बात कह रहे थे यहाँ पे कि खारजी मामलात के हवाले में यहाँ पर हमेशा एक इत्तेफाक राय हुआ। ओके बस कंसेंसस रहा। हो गया। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 2 मिनट दे दीजिए। सबको लिए कंसेंसस रहा। बैठो। आज आपका इम्तिहान है। प्लीज, अगर कंसेंसस रहा है तो आज जो करारदाद मुजम्मत यहाँ पे पेश होने वाली है, तकरीबन now please सारी सियासी जमातों ने, बल्कि आपकी जमात फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक की बात की है। तो आपके लिए इम्तिहान है कि आप उस करारदाद की भरपूर हिमायत कीजिए और ये मजम्मत की करारदाद इसराइल के खिलाफ पास कीजिए। That's okay. Sit down. Sit down. Now, Honorable Minister, please. धन्यवाद उपसभापति जी। उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। गुलाम नबी आज़ाद साहब से शुरू होकर मोहम्मद शफ़ी साहब तक 20 साथियों ने इस चर्चा में हिस्सेदारी की है। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद जी ने चर्चा की शुरुआत की और प्रारंभ में ही कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि अगर ये चर्चा 16 तारीख को हो जाती तो भारत उन देशों में शामिल हो जाता जो इस पर कठोर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि गुलाम नबी साहब इस बात को भूल कैसे गए। 16 तारीख को आपने चर्चा लगाई थी, लेकिन भाईजान एक दिन पहले ही 15 तारीख को भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका था और सार्वजनिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से दे चुका था। ब्रिक्स कोई छोटा मोटा मंच नहीं है।
चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उसके साथ मिलकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और जो स्टेटमेंट वहां जारी हुआ था संयुक्त, उसकी बहुत सराहना की सीताराम येचुरी जी ने, उसके एक एक शब्द की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। कहीं कोई कमी आपको उसमें दिखाई दी क्या? किसी तरह की कोई कमी उस वक्तव्य में, उस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं है। तो 15 तारीख को जब भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका, तो आपका यह कहना कि भारत चूक गया, यह अपने आप में गलत है। और मुझे उससे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ जब भाई आनंद शर्मा बोले, क्योंकि कांग्रेस से इसमें 2 ही लोग बोले हैं। नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत की थी, बाद में भाई आनंद शर्मा जी ने जोड़ा। उन्होंने कहा, मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या रशिया के साथ बायलैटरल में ये चर्चा हुई थी, क्या चाइना के साथ बायलैटरल में ये चर्चा हुई थी? आनंद भाई, आप ये जानते हैं कि अगर उन 5 राज्यों के साथ, 5 देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा नहीं हुई होती तो संयुक्त वक्तव्य बनता कैसे? उन सबके साथ चर्चा हुई थी, तभी तो 5 देशों के अधिकारी बैठे और ये संयुक्त वक्तव्य उसमें से निकला। जो मल्टीलेटरल फोरम पर एक वक्तव्य गया है, आप उसकी अहमियत कम करके आंक रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि बायलैटरल चर्चा हुई कि नहीं। अगर विपक्षीय चर्चाएं हुई, रशिया के साथ नरेंद्र मोदी जी की बात हुई, पुतिन के साथ, चाइना के साथ शी जिनपिंग के साथ बात हुई, ब्राजील के साथ बात हुई, साउथ अफ्रीका के साथ बात हुई और उनमें एक सहमति बनी, तभी तो ये जॉइंट स्टेटमेंट निकला। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि आनंद शर्मा जी जैसा जो इंटरनेशनल अफेयर्स का मालिक समझा जाता, वो ये प्रश्न मुझसे पूछे। मैंने पूरा सुन लिया, अब मुझे सुन लीजिए। 2 बात होती है सुषमा जी, एक तो शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र जिसकी हम सराहना करते हैं, हमने उसकी चर्चा की, वो अलग होती है। जब 1-on-1 होती है हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की, उसमें कई विषय चर्चा में आते हैं जो शिखर के एजेंडा से अलग होते हैं। मैंने ये मालूमात करने की कोशिश की क्या कि इसका भी जिक्र हुआ। जब प्रधानमंत्री आके अपना बयान देंगे हम उनसे जरूर आप स्वयं ही जवाब दे रहे हैं इस बात का कि अगर एजेंडा में वो क्यों आया। आपने कहा ना कि वो एजेंडा में आते हैं, वो एजेंडा में चर्चा में आए तो स्टेटमेंट में आए ना, तो बायलैटरल चर्चा। दूसरी बात आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान की, और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, ही इज ओब्लाइज्ड टू मेक दिस स्टेटमेंट। मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले 5 बार शिखर सम्मेलन ब्राजील का हुआ है, कितनी बार ये ऑब्लिगेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निभाई है? नहीं, आप मुझे बताइए ना, हर बार बायलैटरल स्टेटमेंट होता है, हर बार। आप एक बार भी मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी बयान देंगे कि नहीं देंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपकी बात केवल ये कह रही हूं, आपने कहा ही इज ओब्लाइज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट। आप जाकर देख लीजिए ना, एक बार भी हुआ कि नहीं? एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी ब्रिक्स की समिट के बाद बयान नहीं हुआ। एक बार बयान केवल ईएम का आया था, और वो भी इस पर ब्रिक्स, इब्सा और एक न्यूक्लियर ट्रीटी, तीनों का मिला जुला एक बयान उस समय पर सलमान खुर्शीद साहब ने दिया था ईएम ने। लेकिन कभी भी आज तक ब्रिक्स समिट के बाद प्रधानमंत्री का कोई बयान दोनों सदनों में से एक में भी नहीं हुआ। लेकिन मैं इस विषय पर आती हूँ, चूंकि आपने प्रश्न उठाया था इसलिए मैंने कहा। फिर आपने कहा कि क्या आप वहाँ कोई मदद देंगे, ये भी आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे, कोई माली मदद देंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ सदन को कि हम $20 बिलियन तो बजटरी सपोर्ट देते हैं पैलेस्टीन को, लेकिन $1 मिलियन केवल UNRW को, जो यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ और वर्क्स एजेंसी है UNRWA, उसको देते हैं केवल पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को समर्थन करने के लिए और उनको चीज़ें मुहैया कराने के लिए। तो जो 2 बातें नेता प्रतिपक्ष ने एक पूछी, एक आनंद शर्मा जी ने पूछी, उन दोनों का जवाब मैंने देने का प्रयास किया है कि ब्रिक्स में भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका था और बायलैटरल टॉक्स में ये बात आई, तभी तो वो शिखर एजेंडा के उसमें आई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 लोग बोले। सबसे पहले अनिल माधव दवे बोले, फिर चंदन मित्रा और फिर तरुण विजय। मुझे नहीं मालूम आपने उनकी भावना को क्या समझा। अनिल दवे महज इतना बताना चाह रहे थे कि आज पूरे विश्व में जितनी अशांति है, बजाय टुकड़ों टुकड़ों में एक एक जगह की चर्चा करने की,
अगर ये सदन पूरी चर्चा समग्रता में करता तो शायद कोई निदान और समाधान तक हम पहुंच पाते। अब उस बात को मुझे नहीं पता कैसे भाई शरद यादव ने ये समझ लिया कि वो धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, वो मजहब के आधार पर बांटना चाह रहे हैं। मजहब के आधार पर ये सरकार कतई कोई तफरका नहीं करती शरद भाई, ये मैं आपको बहुत साफ कह देना चाहती हूँ। और इसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आपके पीछे बैठे अंसारी साहब, इसी महीने की 2 तारीख को 2 जुलाई को वो मेरे पास आए थे सऊदी अरब का एक मसला लेकर। 40 लोग, जिनमें ज़्यादातर बिहार के थे और 11 राजस्थान के थे, और सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के थे। उन्होंने मुझे आकर के ये कहा कि सऊदी अरब में ये बच्चे सज़ा काट चुके हैं। कहीं नारे लगाने की उनको सज़ा मिली थी, और सज़ा क्या थी सुन लीजिए, 2 महीने की कैद और 50-50 कोड़े। उन्होंने कहा कि कोड़े भी लग चुके हैं, सज़ा भी काट चुके हैं और 1 साल से बंद पड़े हैं। मैंने कहा इतनी बेइंसाफी। उसी दिन 2 तारीख को रात को एम्बेसडर से बात करके जितनी जटिल प्रक्रिया थी पूरी की पूरी समाप्त करके 17 तारीख रात को सऊदी अरब से उनको भारत के जहाज में चढ़ा दिया गया। 18 तारीख को वो बच्चे यहाँ पहुंच गए। अंसारी साहब सामने बैठे। मैंने ये नहीं देखा कि वो किस मजहब के हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। बाहर अगर एक भी व्यक्ति के साथ गैर इंसाफी हो रही है तो वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। कुरियन साहब, आप तो साक्षी हैं, केरल की नर्सें ज़्यादातर, अधिकतर उसमें क्रिश्चियंस थी। मैंने तो एक बार उनका मजहब नहीं देखा। 2 दिन की कैप्टिविटी के बाद हम लोग उनको निकाल करके ले आए। अभी भी मेरे 39 बच्चे इराक में बंधक, ज़्यादातर सिख समुदाय के हैं, पंजाब के हैं। दिन और रात हम एक किए हुए हैं उनको निकालने के लिए। इसलिए ये बिल्कुल मत समझिए शरद भाई कि ये सरकार मजहब के आधार पर किसी को देखती है या मजहब के आधार पर कोई चर्चा को मानती या समाप्त करती है। मेरी बात को आपने ठीक से नहीं समझा। मैं तो इतना ही कह रहा था कि आज का विषय फिलिस्तीनी गाजा पट्टी का है। इससे बाहर जाएंगे तो बात बहस जो है वो लंबी भी खिंचेगी और न्याय संगत भी नहीं होगी। ये मेरा मतलब था, मैं किसी तरह से ये नहीं कह रहा था। उसे कहते कहते आप ये कह गए ना कि मजहब के आधार पर बांटने की बात कर रहे थे दवे साहब। उसका उत्तर मैंने दिया है। जदयू से 2 साथी बोले थे, शरद यादव जी के बाद भाई केसी त्यागी बोले थे। त्यागी जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप जो बात यहाँ रखेंगे वो आधी अधूरी रखेंगे। आपने जो मिनिस्ट्री का बयान है 10 जुलाई का, उसको पढ़ के सुनाया, लेकिन जो वाक्य आपने पढ़ा उससे पहले भी एक वाक्य लिखा था उसमें, और वो वाक्य क्या था मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जो पहला हमारा बयान आया 10 जुलाई का, उसमें हमने क्या कहा? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इशूड अ स्टेटमेंट ऑन 10 जुलाई 2014 expressing deep concern at the escalation in violence, particularly through air strikes in Gaza, resulting in loss of civilian lives and damage to property. ये तो आपने नहीं पढ़ा। क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन आपने पढ़ लिया। हाँ, तो उसमें आधा लिखा था। ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ ठीक है, उसने आधा लिखा था। ठीक है। मैं कह ओके जी जी, विदेश मंत्रालय से पहले उसका हुआ है, बाद में इजराइल के हमले का, बाद में क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन की बात हुई है। सबसे पहले हमने गाजा की वायलेंस की बात की है और उसमें सिविलियन लाइव्स और प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ उसकी बात की है। मैंने आपको वो बयान पढ़ करके सुना दिया। इसलिए मैं कहती हूँ आधी अधूरी बात ना करें। मुझसे बहुत सीधा प्रश्न किया नेता प्रतिपक्ष ने कि क्या विदेश नीति में कोई बदलाव हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से पूरे सदन को कि विदेश नीति में रत्ती भर तिल भर बदलाव नहीं हुआ। मगर वो नीति क्या है? वो नीति ये है कि पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए हम इजराइल से संबंध बनाए हुए हैं। सभापति जी, 1988 में हमने पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी और 1992 में हमने इजराइल को मान्यता दी। जो राजा साहब कह रहे थे वो 1974 में PLO को दी थी।
पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी को दी, ऑर्गेनाइजेशन को दी थी, पर पैलेस्टीनियन को स्टेट के तौर पर पैलेस्टीन को हमने 1988 में मान्यता दी और 1992 में After Oslo Accord in 92, we established diplomatic relations. वही मैं India had recognized. मैं वही बताने But after PLO accepted the मैं वही बताने जा रही हूँ theory, then India started. मैं वही बताने जा रही हूँ। 1992 में हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल से बनाए, आनंद आई। 1992 में हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए और संयोग की बात है उपसभापति जी के दोनों समय सरकार कांग्रेस की थी। 1988 में श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और 1992 में श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और 1992 से लेकर 2014 तक ये 5वीं सरकार है जो आई है। देवे गौड़ा जी की सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और अब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई। लगातार यही नीति, क्या नीति कि पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए हम इजराइल से अपने संबंध बनाए हुए हैं। ये नीति लगातार 2014 तक चल रही है। 2 महीने पहले तक आपकी सरकार थी और हर बार का राष्ट्रपति अभिभाषण आप उठाकर पढ़ लीजिए, पहला पैरा पैलेस्टीनियन के बारे में होता था और लगा हुआ दूसरा पैरा इजराइल के बारे में होता था। और अगर मैं ये कहूँ कि केवल संबंध बनाए नहीं, संबंध बढ़ाए तो पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए इजराइल से हमने संबंध बनाए रखे और संबंध बढ़ाए, उसका हम बराबर उल्लेख करते थे। वो नीति है और उस नीति में कभी भी इतना भी तिल भर परिवर्तन ना नरेंद्र मोदी की सरकार के आने पर हुआ और ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ, क्योंकि ज़्यादातर ये जो पीरियड गया इसमें 6 साल हम थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल तक यूपीए की सरकार थी। 16 साल हम लोगों की सरकारें रही, लेकिन जो बाकी सरकारें भी रहीं वो भी गठबंधन की सरकारें थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि उन गठबंधन की सरकारों में लगभग हिंदुस्तान के हर बड़े राजनीतिक दल की हिस्सेदारी रही है, तो ये नीति मुल्क की रही है, हिंदुस्तान की रही है। ये नीति कांग्रेस या बीजेपी की नहीं रही, एनडीए या यूपीए की नहीं रही, बल्कि हिंदुस्तान की ये नीति रही है कि पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए इजराइल से संबंध बनाए रखो। सीपीएम से उसके बाद भाई सीताराम येचुरी बोले, इन्होंने 2 बातें कही। एक तो कहा कि रेजोल्यूशन होना चाहिए और दूसरी बात उन्होंने कही, मैं तरुण विजय की तरह तोड़ मरोड़ नहीं रही हूँ, कि उनसे हथियार खरीदने बंद करने चाहिए। ये तो कहा था ना आपने, तत्काल ये कहा था ना आपने। अब मैं सिर्फ आपको अपना समय याद दिलाती हूँ। ये जो घटना घटी है 2014 में, इससे पहले बिल्कुल इसी व्याप की 2 घटनाएं घटी, एक 2008 में, एक 2012 में। और 2008 में जब इजराइल ने कास्ट लीड ऑपरेशन किया, उस समय 1400 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे, 1400 पैलेस्टीनियंस। और आप उस समय सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, यानी आप सरकारी पक्ष थे, आप सत्ता बाहर से, हाँ बाहर से समर्थन दे रहे थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके सहयोग से सरकार चल रही थी, 2008 में इसी व्याप की हिंसा हुई थी, 1400 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे। क्या उस समय आपने उस सरकार को जिसको आप समर्थन दे रहे थे ये सलाह दी थी कि आप हथियार खरीदने बंद कर दीजिए? ये सरकार दूसरी आते ही आपका रुख क्यों बदल जाता है? हाँ, क्या बदली? यही सलाह दी थी, अफसोस है कि वो नहीं माना गया। इस समय आप तो मान लीजिए, हमारा यही कहना है, इस समय आप तो मान लीजिए। हाँ, तो स्वयं कह रहे हैं कि आपकी बात आपने सुनी नहीं थी। अब आपस में सल्टा लीजिए, किसने कहा था और किसने नहीं कहा था। अब ये आपस में आप उलझ रहे हैं, आप अपने आप सुलझा लीजिए, आप सुलझा लीजिए इस मामले को। उस समय नहीं सपोर्ट विड्रॉ किया था, आप कहानी क्या गलत फैक्ट मत रखिएगा। वो न्यूक्लियर डील पे किया था, इस पे नहीं किया था। तो मेरा ये कहना है कि जब हम यहाँ बात को रखें तो कम से कम पूरी चीज का खुलासा करके रखें। उपसभापति जी, है क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझा विवाद है वो इजराइल और पैलेस्टीन का है। अनेक शांति प्रयास हुए, ओस्लो एग्रीमेंट हुआ 1993 में, अरब पीस इनिशिएटिव हुआ 2002 में, शुरू हो गया। इंटरनेशनल क्वार्टलेट एफर्ट हुआ जिसमें 4
4 अलग अलग, मतलब यूनाइटेड नेशंस था, यूनाइटेड स्टेट्स था, रशिया था, EU था, संयुक्त प्रयास हुआ इंटरनेशनल क्वार्टेट एफर्ट के थ्रू। उसके बाद अमेरिका समर्थित कैंप डेविड समिट हुआ 2000 में, और अभी लेटेस्ट 2013 की जुलाई में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी की मध्यस्थता के साथ और उनकी पहल पर यह शांति वार्ता शुरू हुई। इसमें समयावधि भी तय कर दी गई कि 9 महीने के अंदर अंदर ये शांति वार्ता समाप्त होगी किसी समाधान के साथ। लेकिन 9वां महीना आते आते सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि 23 जुलाई को प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने यूनिटी गवर्नमेंट की घोषणा कर दी, जिसमें फतेह वेस्ट बैंक से और गाजा से हमास दोनों ने एक सरकार बनाने की घोषणा की। लेकिन हमास ने कहा कि हम सरकार के अंदर नहीं जाएंगे, सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। इस पर इजराइल ने शांति वार्ता तोड़ दी और उन्होंने कहा कि जिस सरकार को हमास का समर्थन है हम उससे बात नहीं करेंगे। और उसके बाद इजराइल के 3 किशोर उम्र के बच्चे अपहरण कर लिए गए और बाद में उनकी हत्या हो गई। इजराइल का कहना ये हमास ने किया, हमास इससे इनकार करता है। अब ये साक्ष्य हैं, पक्ष हैं, लेकिन उसके बाद हिंसा भड़क गई और उस हिंसा का व्याप बढ़ता चला गया। जैसे हमने भी 10 जुलाई को एक स्टेटमेंट दिया, यूनाइटेड नेशन से भी स्टेटमेंट आया, ब्रिक्स से भी स्टेटमेंट आया। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आए उन तमाम स्टेटमेंट्स में लोगों ने उनसे शांति वार्ता पहल करने की बात की। इजिप्ट ने जो सीज फायर 15 जुलाई को इजिप्ट ने एक सीज फायर का प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को इजराइल ने स्वीकार कर लिया। उस प्रस्ताव को पैलेस्टीनियन स्टेट PLO का भी समर्थन मिल गया, एंडोर्समेंट मिल गया, लेकिन हमास ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चाहिए तो ये था कि आज सारे लोग बोलते बोलते जो ऑपरेटिव पार्ट लाते वो ये लाते कि हमें कहना चाहिए कि इजिप्ट अभी भी ये कह रहा है कि दैट सीज फायर इज ऑन द टेबल। अभी वो सीज फायर का प्रस्ताव खत्म नहीं हुआ है, वो सीज फायर का प्रस्ताव अभी जिंदा है। चाहिए ये था कि ये सुर इस सदन से निकलता कि हम कहें उन दोनों देशों को कि आप लोग वापस शांति वार्ता की मेज पर जाइए, वो जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर काम करिए और देश में और विश्व में शांति स्थापित करने की बात करिए, जो नहीं हुआ। सीज फायर हमास नहीं कह रहा, हमास का मिलिट्री विंग नहीं कह रहा। अगर हमास का मिलिट्री विंग मान जा, नहीं आप कह रहे हैं, हमास का मिलिट्री विंग अगर मान जाता तो इसमें आगे बढ़ करके अभी तक शांति हो जाती। लेकिन सवाल इस समय वहां खड़ा है और मुझे एक बात की खुशी है, सारे अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और ये कहा है कि ये शांति वार्ता होनी चाहिए। UN, UK, US, चाइना, रशिया तो कह ही रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खाड़ी के देशों के, अरब देशों के सभी विदेश मंत्री कह रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आज के सदन का सुर ये होना चाहिए था। हम बार बार कह रहे हैं कि हम एक रेजोल्यूशन करें, आप मालूम है खुद ही आप नियमों का हवाला देते हैं। जिस नियम के तहत आप ये चर्चा करने आए हैं, क्या उस नियम के तहत कोई प्रावधान है रेजोल्यूशन का? क्या उसके नीचे कोई मोशन आ सकता है? क्या उसके नीचे कोई वोटिंग हो सकती है? जिस समय मैंने चेयरमैन साहब को पत्र लिखा था, उस समय चेयरमैन साहब ने मुझे जवाब दिया था और वो जवाब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एंड में उन्होंने लिखा था, एज पर रूल 178 in case of a short duration discussion there shall be no formal motion before the council nor voting। ये चेयरमैन साहब का दिया हुआ जवाब है मुझे कि जिस के तहत आपने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मांगा है उसके नीचे कोई मोशन होता ही नहीं, उसके नीचे कोई वोटिंग होती ही नहीं, तो भी आप बार बार रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई रेजोल्यूशन नहीं। हाँ, होना क्या चाहिए? होना वो चाहिए जो हमारे NCP के मजीद मेमन साहब ने कहा। मजीद मेमन साहब ने साहिर लुधियानवी की एक कविता पढ़ी, एक नज्म जो जंग के खिलाफ थी। आज का जो हमारा ब्रीफ है इस सदन का वो ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है उस हिंसा की हम निंदा करें और हिंसा की निंदा करते हुए दोनों देशों को ये कहें
कि केवल समाधान शांति से निकल सकता है और किसी चीज से नहीं निकल सकता। इसलिए वापस टेबल पर बैठिए और इजिप्ट ने जो प्रस्ताव सीज फायर का दिया है उसको दोनों लोग स्वीकार करिए और पूरे विश्व में शांति स्थापना करने की एक पहल करिए। ये सुर निकलना चाहिए और मैं समझती हूँ कि यही सुर हमारी संसद का हो, यही सुर संसद से होना चाहिए, यही सुर सरकार का होना चाहिए और यही सुर हमारे पूरे मुल्क का होना चाहिए। आपने जो मेमन साहिब लुधियानवी की कविता नज्म सुनाई, मुझे उसी नज्म से साहिर साहब की ही और 4 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। बजाय रेजोल्यूशन के ये संदेश दीजिए इस सदन से, और उस संदेश को बहुत उम्दा तरीके से साहिर साहब ने पेश किया है कि चलो चल के उन सियासी मुकामिरों से कहें, चलो चल के उन सियासी मुकामिरों से कहें कि हमें जंगो जदल के चलन से नफरत है, हमें जंगो जदल के चलन से नफरत है, जिससे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आया, हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है। इस संदेश के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे तो चर्चा सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। LOP, Honorable LOP. नहीं कहा ना या श्री येचूरी LOP. श्री सरकार अगर मान लेती है कुछ बात को तो वो जरूर रेजोल्यूशन होता। हमारे आज्ञा आपसे हमारी निवेदन सिर्फ यही है कि अब ये इतना गंभीर मसला है, इसके ऊपर एक प्रस्ताव के रूप में कुछ जाना चाहिए सदन से। ये हमारा निवेदन। दो चीजें कहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय फॉरेन मिनिस्टर साहिबा। सिर्फ 2 चीजें आपने कहा कि यहाँ उभर के आना चाहिए। मैंने आखिर में अपना भाषण करने से पहले 5-6 मुद्दे पढ़े थे और उसमें यही मैंने कहा था। तो ऐसा नहीं कि हमने कहा था, हमने कहा था कि Israel's heavy use of force must stop immediately. Defying rocket attacks of Hamas on Israel territory should also come to an end. And I said prevent further loss of life and property. And united appeal should be made to both sides to escalate tensions. तो ऐसा नहीं है कि हमने पीस और बहुत सारी चीजें जबानी बताई। तो ये हम लोग ने यहाँ उभर कर आई। मेरी यहाँ बहुत सारी चीजें, और मैं सब नहीं पढ़ रहा हूँ क्यों लंबी चौड़ी थी, मैंने कागज अंदर ऑफिस में छोड़ के आया। माननीय चेयर साहिबा, हम लोगों ने अपोजिशन ने पूरी जितनी अपोजिशन है हमने ये मांग की थी कि यहाँ चेयर की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि पूरे सदन की तरफ से, पार्लियामेंट के, भारत के सदन की तरफ से और वो चेयर की तरफ से एक रेजोल्यूशन आना चाहिए। हम लोगों ने जो अपोजिशन ने बनाया था वो आपको भी दिया था, माननीय फॉरेन मिनिस्टर को भी दिया था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बारे में आपकी क्या रूलिंग है? That is from the chair, not from the opposition. Yeah. So we would like. No, in case the chair gives a before the chair gives a ruling, I want. We would like to know resolution has to be comprehensive. It should touch upon the issues which I have raised also. We would like to know from the honourable. It should touch upon the issues leader I have of the raised. house. So. No, the position what is the position and what is the response of the government? I will react to you. See, the position is this discussion is under Rule 176. And under Rule 176, there is no motion. There is no formal motion. There is no formal motion and there is no voting because of that is the rule. But I will come to that. Let me complete. That is the position regarding Rule 176. This fact has been narrated here by Honorable External Affairs Minister, and what you said about Rule 176 is correct, it stands. Now, on what Honorable LOP said, Honorable LOP has said about a resolution, whether after a discussion under Rule 176, can we take a resolution? That is a point. LOP has said
a resolution should be taken with the full consent, and it should come from the chair, I think. Now, resolution is possible only if there is consent from both sides. A resolution, even after this discussion, can have a resolution, but for that, the condition is that it cannot be a motion, it cannot have voting, but it should be a resolution with the full consent of the House. So, chair can move a resolution, or government can move a resolution, or this side can move a resolution, only if there is consensus, full consensus. Therefore, if now Honorable LOP has made it clear that there is consensus on this side about this resolution, chair can accept or agree for such a resolution only if this side also agrees for that resolution. That I have to listen to from this side. What is your view? We are not asking for voting. No, we are not asking. No, that's the thing. Let the resolution come for the chair. No, We no, don't mind no, that no. the resolution He- come no, from the no. leader of the House. That is not the That's point. not, we are not saying that the resolution should come from opposition. That is not the We will accept that also if the resolution comes from the leader. That is no point. No, that is not the point. If the chair has to, please, if the chair has to permit a resolution, even for permission, I want consensus of this House, because 176 is there. निवेदन आपसे, शाहिर लुधियानवी जी का आपने जिक्र किया, उनका एक नगमा आपको ज़रूर याद होगा, वो सुबह कभी तो आएगी, याद है ना? अगर वो सुबह लाएगा ना, जब जुल्म को ख़त्म करें हम, जब जुल्म को ख़त्म करें इस दुनिया से, वो सुबह कभी तो आएगी, उसको लाइएगा, एक प्रस्ताव रखिए, हम लोग सब समर्थन करेंगे, लाइएगा। Is there an agreed version? I don't know. No, see, as far as I am concerned, I don't know. I have got a copy, but this is not an agreed version. Is there an agreed version? If there is an agreed version, I would like to know from the government to react. No, sir. The discussion on the motion, the discussion on the short duration notice has already taken place, comprehensive discussion. सदन को बांट रहे हैं, हम बांटे ना, मैंने जो कहा अंत किया है, जिससे वो संदेश दे करके हम इस सदन से उठे, एक सुर में बात करें, बस वही संदेश दीजिए। That means there is no draft agreed by both sides. There is no agreed resolution. I am not. Government was not agreed for that. Earlier we have submitted notice under 167 for a motion. At that time the government was not agreed for that. Only because of that we are considering this discussion under short duration discussion. I am bound by the rules. I am telling you, I am bound by the rules. The rule is very clear. After 176, under rule 176, there cannot be a motion and there cannot be voting. So you cannot move a resolution. Please. May I request, if the leader of the House agrees, and if the Honorable Minister along with them, if this side agrees, you please take a recess for 10 minutes, let the leaders meet, and then we come to an agreement whether it is possible or not. Let us have a recess for 10 minutes and let the leaders meet. That's my concrete suggestion. No, the point is, If the leader agrees, you can consult him. We can just meet for 10 minutes and see if it's possible. नहीं होगा. that is, no, Yechuri ji, see, Yechuri ji, अब यही तो अब आपको पुरानी यादें आ रहे हैं हम आज की बात कह रहे हैं अब आइए यहाँ पे see, Yechuri ji, see, now, Gujral ji, बैठिए. Yechuri ji, as far as the chair is concerned, I have no problem. But the point is, I should have consent from both sides. And even for your suggestion, even for this, all sides, yes. Both means all sides, yeah. So, even for accepting your suggestion, there is no consensus. That's what I am saying. There is no consensus. Okay. So I am sorry. There is no consensus. So I am going to take up. Railway. No, then the entire opposition walks out. Budget. चलो भाई अब
But I have no, what can I do? I cannot talk now. No. That's for them. That's for the government. That's for them to say. I cannot influence the government. No, sir, this is not fair. So I I think we'll have to walk out in protest. Neither I can influence you, nor I can influence the government. I cannot influence. Railway budget. So we will now take up railway budget. Railway budget. Without any resolution, sir, I have a suggestion that without having any resolution, the chair can make a reference because the government has also expressed concern. No. Since government has also expressed concern, in the same manner the opposition has expressed, the chair can make a reference instead of a resolution. No, even reference by the chair will also be with consent. You know that. Yeah, I'm sorry. I have to formulate we are it. staging a walkout. In protest against that, we are staging a walkout.